Assalamu alaikum dear students. Today we will going to discuss lecture number 3 and today topics are number 1 topics features and properties of C++ programming language and number 2nd topic is codes and its types in C++ programming language. डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास फीचर्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं उनको हम डिटेल के अंदर स्टडी भी करेंगे. नंबर 2nd टॉपिक होगा कोड्स एंड इट्स टाइप्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कोड क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है. Let's start. Features, properties of C++ programming language. आज का हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं. आज हम इन फीचर्स को, इन फंक्शंस को, इन प्रॉपर्टीज को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 पॉइंट, OOP. OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ is an object-oriented programming language. C++ हमारे पास एक object-oriented programming language है, unlike C, which is a procedural language. C हमारे पास एक procedural language होती है. This is one of the most important feature of C++. ये बहुत important feature है C++ programming language का, जिसको हम object-oriented programming language कहते हैं. It employs the use of object while programming. These objects help you to implement real-time problems based on data abstractions, data encapsulation, data heading and polymorphism. Dear student, object-oriented एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम रियल वर्ल्ड या रियल टाइम प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते हैं ताकि प्रोग्रामर की हेल्प हो सके और वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आसानी के साथ वर्क कर सके. नंबर 2nd पॉइंट है प्लेटफॉर्म और मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल. नंबर 2nd पॉइंट हमारे पास है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नंबर 1 फीचर था और जो नंबर 2nd फीचर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो हमारे पास है प्लेटफॉर्म और मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल. डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म और मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? इन सिंपल टर्म्स, पोर्टेबिलिटी रेफर टू यूज द सेम पीस ऑफ कोड इन वेरिएड इन्वायरमेंट. यानी कि एक ही कोड को डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर यूज करना, इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी. यानी डियर स्टूडेंट, अगर पोर्टेबल का हम लफ्ज़ी मीनिंग लें तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सके उसको बोलते हैं पोर्टेबल. तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पोर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई चीज फिक्स नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास iCore 7 लैपटॉप हो और उसी के अंदर ही आप ये कोडिंग कर सकते हो. बस डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज याद करने वाली है कि इसके लिए एक तो ये चीज फिक्स नहीं होती कि आपके पास iCore 7 लैपटॉप हो या आपके पास 700 GB की हार्ड डिस्क हो, 8 GB आपके पास रैम हो. ठीक है, ये चीजें कोई मैटर नहीं रखती हैं. बस सिर्फ ये एक शर्त होती है कि चाहे आपके पास लाइनक्स का, यूनिक्स का, एप्पल वालों का, सेलेरॉन वालों का, तोशिबा वालों का, एचपी वालों का, डेल वालों का, जिनका मर्जी लैपटॉप हो, उसमें जितनी मर्जी हार्ड डिस्क हो, उसमें जितनी मर्जी रैम हो, बस कंडीशन ये है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो और आप उसके ऊपर आसानी के साथ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं. देखिए कैसा एक बेहतरीन फीचर है कि आपको कोई कंपल्शन नहीं कर रहा, आपको एक बाउंड नहीं कर रहा कि आपने iCore 7 लैपटॉप ही लेना है. आपका वो काम Pentium 4 पे भी हो रहा है, Pentium D पे भी हो रहा है
और बहुत सारे विंडोज यानी कि विंडोज 7 पे भी आप काम कर सकते हैं, विंडो एक्सपी पे भी काम कर सकते हैं और बहुत सारे विंडोज के ऊपर आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। ना तो एक विंडो तय है इसके लिए, ना ही इसके लिए एक हमारे पास कोई यानी कि कह लेना कि एक ही चीज बाउंड्री है कि नहीं भी हमारे पास आई कोर 7 लैपटॉप ही होना चाहिए और उसके अंदर विंडो 10 नहीं होनी चाहिए और उसकी जो हार्ड डिस्क है वो 100 GB के ऊपर ही होनी चाहिए और उसकी जो रैम है हमारे पास वो 8 GB होनी चाहिए। नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी बात तो नहीं है। यही एक बेस्ट फीचर्स है हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब देख लेते हैं नंबर थर्ड फीचर है हमारे पास सिंपल, यानी कि ये हमारे पास सादा और सिंपल लैंग्वेज है। पढ़ लेते हैं। When we start off with a new language, जब हम किसी भी नई लैंग्वेज के साथ स्टार्ट लेते हैं, we expect to understand in depth, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उसको डेप्थ तक, इनिशियल से लेके, स्टार्टिंग से लेके, बेसिक से लेके एडवांस तक सीख लें। The simple context of C++ gives an appeal to programmer. यही वजह है कि जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर को अपील करती है, कहती है कि आप मुझे सीखें। क्यों सीखें? सिंपल है, आसान है, इजी टू लर्न है। Who are eager to learn a new programming language? If you are already familiar with C, अगर आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, then you do not need to worry about facing any trouble while working in C++. अगर आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहले से ही जानते हैं तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हुए आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं होगा। Why? Because the syntax of C++ is almost similar to that of C. क्योंकि जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही है। आफ्टर ऑल C++ is referred to as C with classes. नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It is important to note that C++ is a high level programming language. यहाँ पे एक important बात है जो नोट करने की है कि जो हमारे पास C++ है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Unlike C, which is a mid-level programming language, it make it easier for the user to work in C++ as a high-level language, as we can closely associate it with human comprehensible language that is English. जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसको इंसान आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है और इसके अंदर आसानी से वर्क भी कर सकता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वर्क करना इंतहाई आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं। नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास पॉपुलर, यानी कि आफ्टर लर्निंग C सीखने के बाद इट इज़ द बेस लैंग्वेज फॉर मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी सपोर्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C लैंग्वेज को सीखने के बाद C लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेस होती है, बुनियाद होती है, यानी कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले C लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो हमारे पास C++ है ये हमारे पास एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी भी हैं जिनको बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो पॉपुलर क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। जो हमारे पास C++ है ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास केस सेंसिटिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपर केस लेटर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम लोअर केस लेटर, यानी कि बड़ी ABC में लिखे हुए जो लेटर्स होते हैं वो C लैंग्वेज के अंदर स्मॉल लेटर से टोटली डिफरेंट होते हैं। पढ़ लेते हैं। जस्ट लाइक C,
It is pretty clear that the C++ programming language treats the uppercase and lowercase characteristics in different manner. जैसे कि मैंने आपको बताया कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास है इसमें अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स को टोटली डिफरेंट तरीके डिफरेंट मैनर्स के साथ ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी कि इनके सेपरेट मीनिंग्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस द मीनिंग ऑफ कीवर्ड सी आउट चेंजिंग इफ वी राइट इट एज सी आउट और सी आउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है जो कि टोटली स्मॉल केस के अंदर लिखा हुआ है, और नेक्स्ट जो जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट सी है वो अपर केस में, बाकी सारा लोअर केस में. इन दोनों का मतलब अलग अलग है, और जो लास्ट में लिखा हुआ सी आउट वो अपर केस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, और ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक HTML, MySQL आर नॉट केस सेंसिटिव. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि HTML, SQL केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस नहीं है. हम पढ़ लेते हैं नंबर 7 पॉइंट कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज. अनलाइक जावा एंड पाइथन दैट आर इंटरप्रेटेड बेस्ड, C++ is a compiler based language and hence it is a relatively much faster than Python and Java. जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमारे पास कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसा कि दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल जावा और पैथन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जो हमारे पास इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इनके ऊपर जो कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो वेरी स्लो होती है, जबकि जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो जो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें जो कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो वेरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नंबर 8 पॉइंट है DMA डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. Since C++ supports the use of pointer, it allows use to allocate memory dynamically. जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूजर को एक फीचर प्रोवाइड करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट कर सके. We may even use constructors and destructor while working with classes and objects in C++. इसके लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह को क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. नंबर 9 पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज. इसका लफ्ज़ी मतलब है कि लाइब्रेरीज का मौजूद होना. The C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर अ लाइब्रेरी फुल ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस दैट मेक थिंग्स इजी फॉर द प्रोग्रामर. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि बिल्ट इट फंक्शन होते हैं. बिल्ट इट फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही डिफाइन होते हैं. These function can be accessed by including suitable header files. और इन फंक्शन को सूटेबल हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा के एक्सेस किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम के अंदर पढ़ाया था कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम है उसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, और उनके अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे हेडर फाइल्स .h. यानी कि जो हमारे पास जितनी भी हेडर फाइल्स थी यानी कि .h वाली फाइल उनको हेडर फाइल कह रहे थे हम, और सारी की सारी हेडर फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स कहा जाता है. यही C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है कि हर प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट होगी लाइब्रेरी फाइल्स. यानी कि अगर किसी भी C++ प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फाइल नहीं होगी, .h एक्सटेंशन वाली हेडर फाइल मौजूद नहीं होगी, तो वो प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो प्रोग्राम कभी भी एरर फ्री नहीं होगा. नंबर 10 एंड लास्ट पॉइंट, एज डिस्कस्ड स्पीड. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, C++ is a compiler based, hence it is much faster than other programming language like Python and Java that are interpreter based language.
जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि जो C++ है ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड की एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट होती है, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन और जावा ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इनके अंदर कोड की जो एग्जीक्यूशन होती है वेरी स्लो होती है। यही वजह है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पीड इज वेरी फास्ट। आज के लेक्चर का जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोड इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कोड्स यूज होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या होता है? द कोड written in assembly and high level programming language is called source code. It is also called source program. ऐसा कोड जिसको असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाता है, लिखा जाता है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, और सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सर बता रहे हैं कि ऐसा कोड जिसको असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है वो हमारे पास सोर्स कोड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी दो टाइप्स है, जिनमें नंबर 1 थी हमारे पास मशीन लैंग्वेज, नंबर 2 थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हमारी थी वो सिंबल्स की फॉर्म में लिखी जाती थी, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। और आपको ये भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जुबान ऐसी है, एक ही लैंग्वेज ऐसी है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है डायरेक्टली, वो है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। इसलिए असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड की प्रॉपर्टीज हैं कि इजी टू लर्न, इसको आसानी से सीखा जा सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी से समझा जा सकता है, इजी एरर डिटेक्शन, इसके अंदर आसानी के साथ एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, तलाश किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, एंड रिमूविंग एरर, और देन एरर को रिमूव किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, इसको आसानी के साथ इंसान समझ सकता है। नंबर 2 टाइप है हमारे पास कोड की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास कोड की 2 टाइप्स हैं, जिनमें हमने पहला कोड डिस्कस कर लिया है, वो है सोर्स कोड, और नंबर 2 टाइप है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। अब ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन करने से पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। Source code is understandable by human because it has a syntax similar to the English language. Source code जो होता है इसको आसानी के साथ इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जो सोर्स कोड का जो सिंटैक्स होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने सिंटैक्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि वो सेट ऑफ रूल्स जिनको यूज करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा जाता है उसे सिंटैक्स कहते हैं। It is not understandable by the computer or machine. सोर्स कोड को कोई भी कंप्यूटर या मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। Computers or machines understand the binary language that consists of zeros and one. कंप्यूटर और मशीन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। Therefore, इसलिए जरूरी है it is necessary to convert the source code into machine understandable form. इसलिए जरूरी है कि सोर्स कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, किया जाए, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके। नाउ हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन क्या है। The code written in only machine language. Dear students, यहाँ पे याद रखें कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है only, तो यानी कि ऐसा कोड जिसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, और मशीन कोड और मशीन प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं, मशीन प्रोग्राम भी कहते हैं। और ऐसा कोड होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है।
यानी कि 0 1 की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, नंबर 1 है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, ऐसा कोड जिसको कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट कोड की प्रॉपर्टी है। कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स लाइक 0 एंड 1, ये डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जैसा कि 0 एंड 1। नो नीड कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। नंबर 4 डिफिकल्ट एरर डिटेक्शन एंड रिमूविंग, बट इसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना, तलाश करना, देन उसको रिमूव करना मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सोर्स कोड। अब देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस होता है, सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। नंबर 1 पॉइंट है सोर्स कोड। द सोर्स कोड इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, सोर्स कोड हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है, रिटन यूजिंग अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखा जाता है। नंबर 1 पॉइंट है ऑब्जेक्ट कोड। The object code is a sequence of statement in machine language, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये स्टेटमेंट का एक सीक्वेंस होता है जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। and is the output after the compiler and assembler convert the source code. Number 2 point है source code. The source code is readable by the human or the programmer. सोर्स कोड को इंसान या प्रोग्रामर आसानी के साथ रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट कोड। द ऑब्जेक्ट कोड इज रीडेबल बाय द कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर आसानी के साथ रीड भी कर सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है। नंबर 3 पॉइंट है सोर्स कोड। द ह्यूमन जनरेट द सोर्स कोड, सोर्स कोड को इंसान जनरेट करता है, यूजर जनरेट करता है। नंबर 3 पॉइंट है ऑब्जेक्ट कोड। द कंपाइलर जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड को कंपाइलर जनरेट करता है, यूजर जनरेट नहीं करता, प्रोग्रामर जनरेट नहीं करता। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट है सोर्स कोड। द सोर्स कोड इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, जो सोर्स कोड होता है ये हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में होता है और वो टेक्स्ट जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि एक तरतीब से लिखा गया टेक्स्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोड नंबर लास्ट एंड 4 पॉइंट। द ऑब्जेक्ट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये बाइनरी फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, मशीन फॉर्म में होता है, यानी कि 0 1 की फॉर्म में होता है। समरी ऑफ दिस लेक्चर। नंबर 1 पॉइंट, here we shall light on to a remarkable feature of C++ by motivating the newer programmer to study this language because of the feature it offers, making it unique। जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक रिमार्केबल फीचर रखने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे प्रोग्रामर को मोटिवेट करती है कि वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें और इसके ऊपर काम कर सकें। नंबर 2 पॉइंट है सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड को हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। नंबर 3 पॉइंट है ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन ओनली मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स के बारे में बताया। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।